Hello, civil engineers. Welcome back to the lecture. So we understood about the introduction part. अब मान लो जब आप इंटरव्यू में जाओगे, इधर आपका रेज्यूमे उनके पास रहेगा. Otherwise, when you go for the interview, you'll take a resume with you. आप उनको इस resume you are going to give it to them. ठीक है? So then resume को once they go through, then they'll ask you, okay, Akshay, can you share your experience or can you tell me about your experience? Simple सी बात है. एक बार introduction हो गया. Next question what they ask is, okay, Akshay, it's good to hear about you. Can you tell me about your work experience? So since I'm experienced, he'll ask me about work experience. Suppose अगर आप fresher हो, you don't have much experience, आप college के fresh graduate हो, then he'll ask you, okay, can you have written so much? क्योंकि आप देखो, ultimately जो यहाँ पे लिखोगे ना वही चीज वो पूछेगा. आपको रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या लिखना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, सारे चीज मैंने एक्सप्लेन किया है. आगे वाले लेक्चर्स में वो सारे मिलेंगे आपको. ठीक है. या तो अगर आपने इंटर्नशिप का बता दिया होगा फिर आपकी ओके अक्षय, कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, समथिंग लाइक दैट, दैट क्वेश्चन में कम. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सपीरियंस. फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को 2 साल या 1 साल का एक्सपीरियंस है. तो लेट मी स्टार्ट विद दैट. तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद एक्सपीरियंस, लिमिट द डिस्कशन टू 1 to 1.5 मिनट. अगेन सेम थिंग. अगर मान लो मेरे को 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 4-5 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं बताने जाऊंगा, आई रिक्वायर मोर देन 2 to 3 मिनट्स. मान लो मैंने 3-4 कंपनी में काम कर दिया. आगे जो बंदा बैठा है ना उसको तो इंटरेस्ट है ही नहीं. सिंपल सी बात है कि बंदा पढ़ लेगा इधर रेज्यूमे में, और आप जितना बताओगे पीपल डोंट, और उतना तो रिटर्न होगा भी नहीं. आपका 5 साल का एक्सपीरियंस, आपने 5 प्रोजेक्ट पे काम किया, आप इतना बताते जाओगे वो खुद कंफ्यूज भी हो जाएगा. सो ऑलवेज जो भी होगा थोड़ा इसको लिमिट करो. ओके, 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर अपना लिमिटेशन, अपना जो डिस्कशन उसको लिमिट कर देना. क्योंकि 1 मिनट तक कोई बंदा किसी को सुन सकता है, राइट. बाकी उसको और भी सुनना है, देन ही लास्ट के क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप बता देना. फाइन, सिंपल. तो या विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. कहाँ पे, हाँ, लिमिट डिस्कशन टू 1 and 1.5 मिनट. मान लो किसी बंदे को टोटल एक्सपीरियंस है 1 या 2 साल का, जिसमें उसने प्रोजेक्ट पे काम किया, हाई राइज बिल्डिंग पे उसने काम किया. मान लो उसने रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर काम किया, मान लो उसने कमर्शियल या इंडस्ट्रियल में काम किया होगा. फिर उसके बाद करंट और रिसेंट प्रोजेक्ट एक्सप्लेन अबाउट दिस. फाइन. हाँ, इसका मतलब है क्या करना है, फर्स्ट आप बता देना हाई. फिर उसके बता देना सर आई हैव अ टोटल ऑफ 3 year एक्सपीरियंस. So I have worked on various projects on residential building and commercial building. And right now I'm working on a project on a residential building where we are constructing a G+10 G+10 residential building. तो आप इतना बता दो. फिर इसके बाद आप बता देना कि आपका रोल क्या था वहाँ पे. So I was working as a site engineer. So I used to handle the complete site execution from the start to the end. I was also responsible for the quality control of the entire project. And successfully I have completed 3 projects in the span of 2 years. And all the projects are डन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी वर्क. तो आप इतना बता देना तो काफी है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया. फर्स्ट आप अपने टोटल एक्सपीरियंस बता दो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है. सेकंड आप बता दो आपने कितने कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया. बिकॉज इन प्रोजेक्ट्स भी हम मेनी प्रोजेक्ट्स. अभी तो मैं सिर्फ बिल्डिंग का ही बात कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आइडिया तो है ही नहीं. आई नेवर वर्कड इन ब्रिज प्रोजेक्ट. इन केस इफ यू वर्कड ऑन ब्रिज प्रोजेक्ट देन ऐड इट. इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज हो गया, जो भी आपको करना है. बट इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट यूजुअली वी हैव हाई राइज बिल्डिंग, फिर रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ऐसा नहीं कि हाँ, देयर आर टू दिस थिंग, व्हाट इज दैट, केसेस. एक तो आप किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो, पर आपको इस दूसरे कंपनी से कॉल आया एंड यू आर गॉन फॉर द इंटरव्यू. दैट इज केस नंबर 1. केस नंबर 2 इज आपने जो पहला जो कंपनी में आप काम कर रहे थे, यू लेफ्ट दैट कंपनी. सो नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू कंपनी, सो करंटली यू आर नॉट वर्किंग. दैट इज केस नंबर 2. जब आप करंट या रिसेंट प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो, सपोज केस नंबर 1, आप दूसरे कंपनी में चले गए पर ऑलरेडी आर वर्किंग इन अ कंपनी, देन यू कैन से currently I'm working on a high rise building construction where I'm in charge of where I am working as a site engineer, and I look about the entire execution of the project right from the start. I also take care about the quality control aspect. तो इस तरह से आप बता सकते हो. और let us say the case number 2 that you left a job, then you can say in my past project, in my previous project, right. एक तो अगर आप वर्क करें then add a word current project. Or if you left the job and if you're applying for a new company, you say in my previous project I worked as a site engineer for a high rise building. So there I was working as a site engineer, and I was taking total care of the complete execution of the building, right from the execution to the quality control. So the बस इतना इतना बता देना काफी है. दूसरी चीज, कभी भी आप जब बात करते हो इंटरव्यू में, आपको यू शुड स्पीक इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मान लो
आपने बता दिया कि एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप उसका कॉस्ट बता दो। तो क्योंकि जब आप बड़े कंपनी में या जब आप कंपनी में इंटरव्यू में देने जाओगे ना, अब मान लो आप किसी कंपनी में जॉब देने के लिए गए हो, तो उस बंदे को कैसे पता चले कि कितना बड़े प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है। अगर मैं बता दूं आई वर्क ऑन अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ अ G+4 स्टोरी बिल्डिंग, हाँ G+4 है, तो कॉस्ट बता दो कितना है। तो दैट इज वाई यू शुड ऐड अ कॉस्ट टू दैट। मान लो आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जो 50 करोड़ का है, सो राइट, सो रिसेंटली आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 50 करोड़। तो इससे आइडिया लग जाता है बंदे को कितना बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? So I recently I'm working on a project where the total cost of the project is 500 CR। तो जैसे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली बात है वो बहुत बड़ा ही प्रोजेक्ट रहेगा, राइट? So that is why whenever you are explaining in the interview, speak in terms of number, क्योंकि अल्टीमेटली बंदे को नंबर से मतलब है। 50 करोड़ का प्रोजेक्ट या 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आई वॉज वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर, तो मैंने, और फिर आपको बोलना है कि ऑल द वर्क वॉज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, क्योंकि अल्टीमेटली जो बंदा साइट मैनेजर है या जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो बंदे आपके इंटरव्यू लेंगे ना, उनको बस दो या तीन ही चीजों से मतलब है। फर्स्ट, उनको पैसे से मतलब है, मतलब कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज, एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट्स क्वालिटी। तो दो चीज आपको अपने इंटरव्यू में आपको बोलना पड़ेगा। इन द प्रीवियस प्रोजेक्ट आई वर्क, और द प्रीवियस प्रोजेक्ट वाज अराउंड 250 CR, 250 करोड़ प्रोजेक्ट, and I was working as a site engineer, and I was there to take care of the entire execution, and all the works were happening according to the quality। बस ये दो चीज आपको ऐड करने, क्वालिटी के हिसाब से आप काम कर रहे थे, एंड बिफोर दैट दैट कॉस्ट कि 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सो बिफोर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू, यू शुड नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग फॉर। ओके, एंड ऑल्सो क्लाइंट कौन है आपका, हु इज द क्लाइंट फॉर हुम यू वर्क। ओके, so let us say I work for a company called SMCC, तो I'll say कि द क्लाइंट वाज SMCC, और द क्लाइंट वाज मैक्सिस रबर, और द क्लाइंट वाज हाइलेक्स। तो इस तरह से मैं क्लाइंट का नाम भी लूंगा। समझ में आ रहा है? तो एक और चीज आप ऐड करना, क्लाइंट। ओके, आई राइट इट हियर। देखो ये सारी चीज लिख लो, जो भी मेरे दिमाग के अंदर आएगा, आई एम टेलिंग। फर्स्ट आप क्या करना, आप क्लाइंट बताओ कि आप कौन से क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है? अगर आप क्लाइंट के लिए नहीं काम कर, जो कॉन्ट्रैक्टर के लिए आप, बस आपको वो नाम आना चाहिए, वेदर इट्स अ क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, डजेंट मैटर, यू जस्ट पुट देयर नेम। सेकेंड इज आप बताओ कॉस्ट। ओके, कॉस्ट। एंड तीसरी चीज आप बताओ वो क्वालिटी वाला एस्पेक्ट, ठीक है? बस क्वालिटी स्पेलिंग सही है ना? क्वालिटी, बस। फर्स्ट क्या बताओगे? या, so in my previous project I worked for a client called Maxis Rubber, and the total cost of the project was around 500 CR. So I was working there as a site engineer, was taking care of entire execution, and all the works what I was doing was according to the quality। बस इतना बता देना, बाकी तो आपको एक्सप्लेन करना अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आपने क्या किया वहां पे। मैंने तो सिर्फ एग्जीक्यूशन बता दिया। आप बताओ, आई वाज वर्किंग, आई मीन I also took care of the entire bargaining schedule, where I was responsible for the entire steel बारबेंडिंग शेड्यूल। तो इस तरह से आप दो तीन चीजें उसमें ऐड कर देना कि आपने, और ऑल्सो आपने उसमें वहाँ पे बेसिक एस्टिमेशन आप कर रहे थे वहाँ पे, एंड यू आर वर्किंग, आपने वहाँ पे एक बेसिक बारबेंडिंग शेड्यूल भी किया। सो दिस थिंग्स यू कैन ऐड अप, ठीक है? एक आप एग्जीक्यूशन का ऐड करो। दूसरी चीज, अगर आपको बारबेंडिंग शेड्यूल पता है तो आप बता देना कि आपने वहाँ पे BBS भी बनाया था, एंड फिर आपने वहाँ पे बेसिक एस्टिमेशन, एंड फिर आपको प्रोडक्टिविटी एनालिसिस, फिर आपको मैन पावर हैंडलिंग, ये सारी चीज आते हैं। जो भी चीज आपको आता है ना, यू ऐड इट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रेज्यूमे वाले क्लासेस में एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चीज वहां पे डालना है। जो आपने रेज्यूमे में लिखा है वही वहां वहां से आप दो तीन मेन मेन पॉइंट्स को उठा के आपको यहाँ पे बोलना है। बस याद रखना कि 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट इज अ गुड टाइम, बस 1 मिनट के अंदर आप इसको बता देना, ठीक है? सिंपल। अब चलेंगे फ्रेशर्स के लिए, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, बस आपने इंटर्नशिप किया या कॉलेज का इंटर्नशिप है, या आपने मेरे पास 3 to 6 मंथ वाला इंटर्नशिप का कोर्स लिया होगा। अगेन सेम, आपको भी 1 मिनट का ही टाइम होगा। फर्स्ट इज ट्रेनिंग टेकन अंडरटेकन ड्यूरिंग कॉलेज डेज। मतलब मान लो आपने आपके कॉलेज के हिसाब, सिलेबस के हिसाब से यू शुड डू 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ आपका ट्रेनिंग करना है ना, देन यू स्पीक ऑन दैट। सो व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, आई डिड ट्रेनिंग अंडर द PWD department, where they were constructing a G+1 residential building. So as a intern, I was going as a intern, I was क्या बता, I was assigned a work to take care of the construction. I learned how to read the structural drawings. I learned the basic bargaining schedule, how it has to be done. I learned the basic quantity estimation, and also I took care about the quality aspects। इतना बता देना तो काफी है, ठीक है? फाइन। अगर आपने मेरा कोर्स लिया होगा,
इफ यू आर टेकन माई 3 to 6 month कोर्स स्पेशली, इन दैट केस मैंने सारे चीज उसमें कवर किए हैं। तो यू कैन टेल कि इसके साथ साथ मान लो आपने कॉलेज का इंटरव्यू, कॉलेज का आपने इंटर्नशिप भी लिया, और इसके साथ आपने मेरा कोर्स लिया, देन यू कैन से अंडरटुक अ कोर्स ऑन 6 month internship. So there I learned how to do the site execution. I learned the estimation part. I learned the bargaining schedule, and also have a good fundamentals in the basic structural engineering. And I know code books and all. Right, code books and all. मतलब code books like IS 456 2000, and have basic understanding about the basic project planning. तो आप जो यहाँ पे बताओगे, फिर इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे। देखो, जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, या कुछ भी आप बताओगे, आप जो बताओगे उसी के ऊपर आपको आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे आपने बता दिया कि मेरे को साइट एग्जीक्यूशन आता है, वो पूछेगा साइट एग्जीक्यूशन के बारे में। अगर आपने बता दिया कि आपको एस्टिमेशन आता है, वो पूछेगा कि एस्टिमेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने बता दिया तो कि आपको कोड बुक करना है, वो पूछेगा तो आप मेरे को बताओ पीसीसी और आरसीसी के लिए कौन सा कोड बुक यूज करोगे, IS 456। अर्थक्वेक के लिए कौन सा कोड बुक यूज करोगे, डिजाइनिंग के लिए IS 1893। आप डेड लोड और लाइव लोड के लिए कौन सा कोड बुक यूज करोगे, तो IS 875 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। समझ में आ रहा है ना? तो आप जो चीज यहाँ पे बताओगे, तो सेम क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखोगे ना, वो कुछ और पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे को स्टील स्ट्रक्चर का आइडिया ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने जो लिखा है उसी के ऊपर पूछेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखेगा ना, वो पूछेगा चलो स्टील स्ट्रक्चर के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया। तो अननेसेसरी आप उनसे क्वेश्चन लोगे जो आपको पता नहीं। इससे अच्छा आप खुद यहाँ पे मेंशन करो कि मेरे को साइट एग्जीक्यूशन आता है, मेरे को एस्टिमेशन आता है, मेरे को बेसिक बारबेंडिंग शेड्यूल आता है, मेरे को बेसिक कोड बुक पढ़ने आता है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। सिंपल, यू हैव टू यू आपको आपको है ना उसको एक मौका देना कि आप इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछो। सिंपल सी बात है, ठीक है या। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, मेक श्योर आप मेरा जो कोर्स है प्रॉपरली देख के जाओगे। ऐसा नहीं कि आधा लेक्चर साइट का देख लिया, आधा एस्टिमेशन का देख लिया। और कभी भी जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, एटलीस्ट आई वुड से 10 से 15 दिन पहले आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। दिस इज नॉट लाइक अ कॉलेज एग्जाम, जहाँ पे आप प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, फिर एग्जाम में जाके आपने लिखा, फिर 80-90 तो आराम से आप निकाल पाओगे, राइट। उसके पास उसके क्योंकि उनके पास क्वेश्चन तो है ही नहीं, जो लास्ट ईयर पूछा तो वही क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा। पर इंटरव्यू इज नॉट लाइक दैट। एटलीस्ट आई वुड से आपको 10 से 15 दिन पहले आपको एटलीस्ट प्रिपरेशन करना पड़े। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर कल इंटरव्यू है तो आज मेरे को गाइड कर दो। मैंने कहा कल इंटरव्यू है तो आज कैसे मैं गाइड करूं? मेरा सिर्फ एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स ही 15 घंटे का है। अब बताओ, तुम रात के 7 बजे बैठोगे, 15 घंटे निकलते निकलते सुबह हो जाएगा, तो कहाँ से पढ़ लोगे? इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो मिनिमम आई वुड से 10 to 15 डेज आप एटलीस्ट 10 से 15 दिन पहले अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। तब जाके आई एम डेफिनेटली आई एम डैम श्योर योर सिलेक्शन इज गारंटीड। ठीक है। अब कल इंटरव्यू है, 2 दिन पहले बैठोगे, क्या ही पढ़ लोगे आप लोग? आप खुद कंफ्यूज, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। So don't do all those things. At least 10 to 15 days you go and study. Definitely will clear. Why I'm telling? For example, मान लो आपका एक चांस मिल गया कि L&T कंपनी में आपका इंटरव्यू है। तो अगर आप मान लो एक या 2 दिन पहले आप प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर गए, एंड इफ यू डोंट क्लियर द इंटरव्यू, देर आर कंपनीज जो आपको ब्लैकलिस्ट करेगा, बोलेगा अगले 6 महीने तक तुम L&T के कोई भी इंटरव्यू में नहीं आ सकते हो गया ना, खत्म। आपको जो एक चांस मिला, यू वेस्टेड इट, एंड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स यू कैनॉट अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक जॉब मिला एफकॉन्स कंपनी में, और एफकॉन्स में आपने इंटरव्यू दिया, यू डिड नॉट क्लियर द इंटरव्यू, अगेन एफकॉन्स विल पुट, क्योंकि आपको आगे जाके मैं कुछ दिखा दूंगा, मतलब जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में आएगा। पीपल दोज अटेंडेड इंटरव्यू इन एफकॉन्स फॉर द पास्ट 6 मंथ्स नीड नॉट अप्लाई, डायरेक्टली लिखेंगे वो नीचे। जिसने भी इंटरव्यू दिया था एफकॉन्स में पिछले 6 महीने के अंदर, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो आप फिर इस जॉब के लिए अप्लाई मत किया करो। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो दैट इज वाई जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, यू शुड थरोली प्रिपेयर दैट, तब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ। अदरवाइज मत ही जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 महीने लेट होगा जॉब मिलने में, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आपका ब्लैक लिस्ट हो जाएगा ना, फिर 6 महीने तक आप इंटरव्यू नहीं दे सकते उस कंपनी में। सिंपल सी बात है, ठीक है। जो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस वाला बंदा, बात करो 1 मिनट तक कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, एंड फिर आप बता देना कि प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपका मतलब प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया। ओके। एंड फिर आपका क्लाइंट कौन था, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था, एंड फिर आप बता देना कि आपका आपने क्या क्या किया क्वालिटी के हिसाब से। अगर आप इंटर्नशिप किए हो, अगर आपने मेरा कोर्स लिया है, देन आप अपने इंटर्नशिप के बारे में बता दो। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, आप ऐसे बता देना, ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर,
I took a internship under the PWD department where I understood about the basic execution, basic estimation, and how to read the structural drawing. So that was a 1 month internship. After that, in order to improve my skills, हाँ आप ऐसे बता दो. After that, in order to improve my skills and meet to the standards of the industry and meet to the standards of the construction industry, I enrolled in the 6 month internship course where I learned thoroughly about site execution, estimation, basic bar bending schedule, drawing, reading, code books and all. आप इतना बता देना. सो दिस इज अ गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग. ठीक है, एक दो तीन चीज मैंने ऐड कर दिया. ओके कैसे बताओगे आप? फिर से मैं रिपीट कर दूंगा. या इंटर्नशिप का कॉलेज का हो गया. आफ्टर दैट आप एक वर्ड ऐड करो वहां पे. आफ्टर माय इंटर्नशिप इन द थर्ड ईयर आई एनरोल्ड इन द कोर्स so that I could meet up to the standards of the industry. Okay, so I enrolled in I enrolled in the course to upskill my knowledge so that to meet the industry standards, where I learned about site execution, the estimation part, and fit drawing, reading, basic structural engineering concepts, basic project planning, and the code book. फिर मैंने आपको बताया था कि एक पोर्टफोलियो बनाना है. I'll show you that. एनी और मैं आपको आगे बताऊंगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है. नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं कवर करूंगा. यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि वेर इज इट. तो मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए आगे एक्सप्लेन यू पोर्टफोलियो कैसे बनाना है. देखो, जिस बंदे ने मेरा कोर्स लिया है 3 to 6 मंथ इंटर्नशिप, वहां पे मैंने क्या क्या किया आपको एक पूरे इस बिल्डिंग का साइट एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन किया था. फिर एस्टिमेशन किया है. तो सारे चीज मैंने वहां पे कवर किया है. वो सारे चीज आपको इस तरह से लिखना है. और ये सारी चीज लिखने के बाद ना, आपका आपका जो भी एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, जो भी आपका बार बेंडिंग शेड्यूल का कैलकुलेशन है, सारी चीज आपको इंटरव्यू में लेके जाना पड़ेगा. ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन किया वहां पे. ठीक है. तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे बता रहे हो कि आपको ये सारी चीज पता है. आप यहाँ पे बता रहे हो कि आपको ये सारी चीज पता है, और आपने पोर्टफोलियो बना के उस बंदे को दिया भी है, वो देख भी लेगा साथ साथ में. तो इन दिस वे इफ यू डू, योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू इज फार 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 बेटर देन पीपल दोज आर नॉट डूइंग दिस. क्योंकि पास आउट तो सभी लोग हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अकेले पास आउट हो रहे हो. और कितने लोग पास आउट हो? लाखों में सिविल इंजीनियर्स पास आउट होते हैं. जॉब्स है ही कितना. तो देन यू शुड ट्राई आउट. और नहीं तो आपको कुछ अलग करना है दूसरे लोगों से. अलग कैसे करोगे? एक तो अपने स्किल्स को बढ़ाओ, विच यू ऑलरेडी डन फ्रॉम माई कोर्सेज. सेकंड, आप इस तरह से एक पोर्टफोलियो बना दो, विच ऑलरेडी आई टोल्ड यू हाउ इट हैज टू बी डन. आगे वाले लेक्चर में बता दूंगा. ठीक है. फिर इसके बाद आपका नॉलेज भी इंप्रूव हो गया. जो बंदा दूसरा बंदा सिर्फ एक रेज्यूमे लेके जा रहा है, वहां पे आप रेज्यूमे के साथ साथ यू आर टेकिंग दिस पोर्टफोलियो. आपका सारे मैनुअल कैलकुलेशन है यहाँ पे, एक्सेल शीट का है, ड्राइंग रीडिंग का है. एंड ऑब्वियसली बंदे को तो वही चाहिए ना. दैट इज व्हाई आई टोल्ड, in order to upskill my knowledge I in order to upskill my knowledge and reach to the level of the what is that construction industry, so I enrolled in the course. तो जब आप बताओगे ये सारे चीज, definitely your chances of getting selected in the interview will be more and more. ठीक है. यहाँ तक इसको प्रैक्टिस कर लो. देखो, जैसे मैंने यहाँ पे समझा दिया, अगर आपके पास कुछ अलग चीजें हैं बताने के लिए, आप ऐड कर सकते हो. पर मेक श्योर कि आपका जो डिस्कशन है 1 या 1.5 मिनट के अंदर है. एंड ये जो आप बताओगे प्रॉपर इंग्लिश में बताओगे. ऐसे कुछ नहीं ना, इट्स नॉट लाइक आधा आधा इंग्लिश आपने बता दिया, नहीं. आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, देन डेफिनेटली विल गेट इट. ठीक है. सिंपल सी चीज है. तो ट्राई टू प्रैक्टिस इट. आप एक और काम भी कर सकते हो. यू कैन डू वन मोर थिंग. आप इस तरह से एक वीडियो को रिकॉर्ड करो, अपने मोबाइल को आगे रखो, वीडियो को रिकॉर्ड करो, और यू कैन ऑलवेज सेंड इट टू मी. मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास, राइट? तो यू कैन सेंड इट टू मी, एंड मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लूंगा कि आप किस तरह से बता रहे हो, एंड आई कैन गिव माई फीडबैक ऑन दैट. तो दैट इज द बेस्ट वे टू डू. आप अपने मोबाइल के आगे फ्रंट कैमरा ओपन करो, एंड आप ऐसे एक्सप्लेन करो कि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ इंटरव्यूअर. ओके, एंड यू एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ कि इंटर्नशिप में आपने क्या किया, एंड आई विल ट्राई टू वेरीफाई दैट वीडियो. अगर कुछ फीडबैक उसमें उसमें देना है, आई विल गिव अ फीडबैक सो दैट योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज. ठीक है. फाइन. So I hope you have enjoyed my lecture up to here. We'll see you back in the next lecture. Thank you.